कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। कटहल के नए बाग की स्थापना के समय ध्यान देने योग्य बातें। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। उचित बढ़वार हेतु सोयाबीन की फसल की देखरेख। कटहल की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और ये समय कटहल की रोपाई के लिए उत्तम वक्त है। अतः हमारे जो किसान भाई कटहल की रोपाई करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ वैज्ञानिक उपायों को अमल में लाना होगा, जिसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीके राय। आप कटहल आमतौर पे 9 या 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, तो 10 मीटर की दूरी पे गड्ढे तैयार कर लें। गड्ढा 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा होना चाहिए। और गड्ढे की तैयारी मेरे हिसाब से 1 महीना पहले होना चाहिए। और किसान जिनको बगीचा लगाना है उन्होंने हो सकता है उन्होंने गड्ढा तैयार किया हुआ हो, तो इस तैयार गड्ढे में रोपने के पूर्व ये ज़रूरी है कि उसमें कम से कम 30 से 40 किलो या 20 से 25 किलो तक ज़रूरी कंपोस्ट जरूर रखें उसमें, क्योंकि ये प्रारंभिक वर्षों में पौधे को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। और जहाँ थोड़ा अगर देखें कि दीमक वगैरह का प्रकोप होता हो तो उस अवस्था में ऐसी जगहों में 30 से 40 ग्राम एक दीमकनाशी दवा भी गड्ढे की मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। और इसके लिए फ्लोराडाउन आता है, थीमेट 10G आता है, इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदेश में रोपण हेतु उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं। तो आप ऐसे पौधों का चयन करें जो कि प्रवर्धन द्वारा तैयार किए गए हों। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि पौध उन्नत किस्म के हों और आप पौध किसी विश्वसनीय पौधशाला से ही प्राप्त करें। और ऐसा करने के उपरांत पौधे रोपें और रोपने के बाद तुरंत उसकी सिंचाई करें, क्योंकि वर्षा का समय है। अगर आप सिंचाई ना भी करेंगे, अगर संभावित वर्षा है तो उस वर्षा से भी
पौधे अच्छी तरह लग जाते हैं। पौधे स्थापित हो जाएं तो आप उसकी ध्यान रखें कि वो घास पात ना आए, सफाई हो, थाला बना रहे, और अगर वर्षा न हो तो उसको सिंचाई की देनी पड़ेगी ताकि वो पूरी तरह व्यवस्थित हो जाए और उसका विकास सही तरीके से हो सके। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लगाते समय अगर 40 किलो या 30 किलो 35 किलो खाद दिया गया है, गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल की गई है, तो पौधे का विकास बहुत अच्छा रहता है। और अगले साल अगर आप ना भी देंगे 1 वर्ष के बाद तो वो चलेगा, लेकिन हाँ उसके बाद वाले साल से निश्चित रूप से नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस के अलावा और 30 किलो कंपोस्ट देने की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि सह व्यवसाय के रूप में हमारे ज्यादातर किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ भी अर्जित करते हैं। अतः बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की विशेष रूप से देखरेख करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी वक्त पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा के डॉक्टर रजनीश सिरोही। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि इस समय हमारे बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी संभावना बढ़ जाती है, लेकिन हम अच्छी देखभाल से अपने पशुओं के सही प्रबंधन से उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हम अपने पशु के रहने की जगह को सूखा रखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी हमारे पशु रह रहे हों उस इलाके की पानी की निकासी की व्यवस्था रहनी चाहिए। इस मौसम में क्योंकि बारिश के साथ साथ धूप निकलती रहती है तो ये समय बहुत ही सही होता है फंगस की ग्रोथ के लिए। और ये जो फंगस है ये हमारे पशु के चारे में जब ग्रो कर जाती है तो उसमें कई सारे टॉक्सिन्स या जहर बनते हैं जो पशुओं के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है कि हमारे पशु की चराई में कोई भी बचा हुआ, सड़ा हुआ, गीला चारा न रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि बारिश के मौसम में हम अत्यंत सावधानी लेते हुए पशु की चराई को रोज़ साफ करते रहें। इसके साथ साथ जैसे रात के समय में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बारिश ज़्यादा हो सकती है तो हमारे पास पशु को कम से कम रात में बारिश से बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दिन के समय में अगर हमारे पशु थोड़ी देर बारिश में रह जाते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर पानी और टेम्परेचर की कमी दोनों साथ जुड़ जाएंगे तो पशु कई रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही बारिश से पहले जैसे गलघोटू के लिए टीकाकरण कराया जाता है, तो सामान्यतः सभी पशुपालकों भाइयों ने अपने पशुओं का टीकाकरण करा लिया होगा। अगर किसी वजह से नहीं टीकाकरण करा पाए हैं तो इस मौसम में इस बीमारी के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे हम पशु की मृत्यु होने का भी खतरा बना रहता है। तो आवश्यक है कि इस सीजन से पहले हम अपने पशुओं का टीकाकरण भी कराना सुनिश्चित कर लें। दूसरी एक समस्या आती है कि हमारे पशु को सही, शुद्ध, साफ पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। तो साफ पानी की समस्या भी बरसात के मौसम में कई बार हो जाती है। कई बार हमारी जो पानी की चरियाँ हैं या जो पानी पिलाने की जगह है वो गंदी हो जाती है, उनमें कुछ गंदगियाँ बढ़ जाती है। तो आवश्यक है कि हम अपने पशु को एक साफ स्वच्छ पानी भी उपलब्ध कराते रहें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे छोटे बच्चों को लेके है। छोटे बच्चों को इस ऋतु में हमें परजीवियों का भी बड़ा भारी संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बारिश से तुरंत पहले उनको अंतः परजीवियों के लिए कोई भी डिवर्मिंग की दवाई करवा लें। और अगर अभी तक नहीं करवाई है तो इस समय भी ये सही समय है, आप डिवर्मिंग अपने जानवरों की करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन दो छोटे छोटे उपायों से करके इस मौसम में भी अपने जानवरों से सही प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
फसलों के अंतर्गत प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती कर किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों की फसल में इस समय 20 से 30 दिन की अवस्था पर है, उन्हें इस फसल से अच्छी पैदावार लेने हेतु इसमें कुछ प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है। अतः इस समय सोयाबीन की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र। किसान भाइयों, देखिए, ये सोयाबीन की फसल अब ये करीब 30 से 35 दिन की हो गई है और इसमें खरपतवार पनप रहे हैं। खरपतवार इसमें दिखाई देते हैं तो उसको तुरंत उसको वीडिंग करा दी जाए। और इसी के साथ साथ उसमें अगर वीडिंग नहीं हो पा रही है तो परस्यूट प्लस एक पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड है, उसका 1 लीटर 1 हेक्टेयर में उसका छिड़काव करवा दें और उससे खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा ये है कि जहाँ अधिक पौधे हैं उसको धीरे धीरे, मतलब उसको सबको जो उसको थिनिंग करा दी जाए, जिससे ज़्यादा उससे बढ़वा रुक जाती है, अदरवाइज़ उसको थिनिंग करा दी जाए फ़िलहाल इसको। देखिए, सोयाबीन में फूल आने की अवस्था में और फलियों में जब दाने बनते हैं वो स्टेज बड़ी क्रूशियल स्टेज है। और यदि पौधे में यदि खेत में नमी की कमी है तो उस अवस्था में कम से कम इरिगेशन देना बहुत अति आवश्यक है। लगातार बरसात होने से कभी कभी खेत में पानी रुक जाता है, तो ऐसी अवस्था से बचने के लिए खेत से पानी निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी जड़ों में गांठें बन रही हैं और ये गांठें अधिक मॉइस्चर होने से प्रभावित होती हैं और पौधे को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसमें कमी आ जाती है और पौधा पीला पड़ने लगता है। तो पानी निकालना अति आवश्यक है और उसमें नोडुलेशन होने से नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी होगी और इसकी बढ़वार भी अच्छी बनी रहेगी। और तीसरी बात यह है कि अब आने वाले समय में सूंडी का प्रकोप बढ़ जाएगा, जिसको हेरी कैटरपिलर बोलते हैं। तो उसके लिए वो अभी अंडे देंगे, पत्ती के नीचे अंडा देता है और उससे ये है कि वो सब उसके बाद लार्वा निकल के और उसमें कॉलोनी बना लेते हैं और पत्ती को छलनी कर देता है वो। तो उसकी रोकथाम के लिए थायोडॉन और मेटासिस्टॉक 0.25% का घोल बनाकर इसमें छिड़काव करें जब वो दिखाई देने लगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस पत्ती के नीचे वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं या जहाँ दिखाई दें उस पत्ती को तोड़कर और उसको या तो गाड़ दें या मसल दें नीचे। तो ये बहुत अच्छा इसका तरह से कंट्रोल है। इसके साथ साथ कुछ अन्य कीड़े जैसे गर्डल बीटल वो रिंग बनाता है और अपना लार्वा पत्ती के पास छोड़ देता है और वो लार्वा रिंग बनाकर वो टनल बनाकर उस पौधे को बहुत नुकसान करता है। तो उसके लिए फ्यूराडान नामक दवाई को यूज़ किया जा सकता है। इसमें अब यहाँ की प्रमुख बीमारी है उत्तर भारत में येलो मोज़ेक वायरस, पीला विषाणु रोग। यह एक सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है और उससे सभी पौधे पीले हो जाते हैं और उससे लगभग 20 से लेकर 80% तक यील्ड में उसकी उपज में प्रभाव पड़ता है। तो उसका अच्छा कंट्रोल है कि थायोडॉन और मेटासिस्टॉक इनका घोल बनाकर उसका छिड़काव करें और 10-10 दिन के अंतराल पर। उससे क्या होगा कि ये जो सफ़ेद मक्खी है जो इसको फैलाती है वो कंट्रोल हो जाएगी और ये वायरस रुक जाएगा। तो दूसरा है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। ये फली अंगमारी बीमारी है और इस बीमारी के कंट्रोल के लिए कार्बनडाजिम का 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बनाकर उसका छिड़काव करें, उससे ये कंट्रोल हो जाएगी।
हमारे जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है उनकी फसल इस वक्त बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी, अतः धान की फसल में आशातीत उपज लेने हेतु इसमें कुछ प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी होता है। तो धान की फसल में इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर सिंह। किसान भाइयों, ये खरीफ का सीजन है और हमारी सबसे मुख्य जो फसल है वो धान की फसल होती है। किसान भाइयों, धान की फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, किसान भाइयों आप लोगों को ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों के धान में खरपतवारों की समस्या बहुत बड़ी रहती है। जो किसान भाई इस समय पर अपने खेत में खरपतवारों का नियंत्रण खरपतवार नाशी के द्वारा, तो नया टेक्निकल आया है बिस्पायरीबैक, जो नोमिनो गोल्ड के नाम से भी आ रहा है या फिर एडोरा नाम से भी किसान भाइयों आ रहा है। उसकी आप लोग रोपाई के 18 से 22 दिन के बाद आप लोग धान के खड़े खेत में यदि उसका स्प्रे करेंगे, 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों 80 ml की एक पैकिंग आ रही है। 80 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। 80 ml को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप लोग स्प्रे करेंगे अपने धान की खड़ी फसल में, जितने भी आप लोगों के खरपतवार है, तो ये किसान भाई पूर्ण रूप से आप लोगों के खेत के जो खरपतवार हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। जो धान के लिए पोषक तत्वों की मात्रा की जरूरत होती है, तो किसान भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आधी मात्रा नाइट्रोजन की किसान भाइयों बचती है, उसका आप लोग चाहे तो आप लोग 2 बराबर भागों में बांटकर भी अपने खेत में दे सकते हैं या फिर 3 बराबर भागों में भी बांटकर उसको हम आसानी से अपनी धान की फसल में दे सकते हैं। पहली जो टॉप ड्रेसिंग होती है किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 दिन के बीच में आप लोगों ने डाल देनी चाहिए। उसके बाद 40 से 45 दिन का जब आपका रोपाई का धान हो जाता है, दूसरी खुराक आप लोग टिलरिंग की अवस्था की अवस्था आती है, तो उस टाइम पर आप लोग दूसरी मात्रा जो नाइट्रोजन की होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी मात्रा जो आप लोगों की खुराक है, तीसरी खुराक है, इस टाइम पर डालेंगे जब आप लोगों का धान गर्भ में होता है। गर्भ से पहले की अवस्था जो होती है, निकलने से पहले की अवस्था, उस टाइम पर यदि आप लोग तीसरी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम पर गर्भ आपका एक साथ निकल आता है, सारा का सारा थोल निसर एकदम जाता है और उसके अच्छे आप लोगों को लाभ मिलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए किसान भाइयों आप लोग 1 बीघे के लिए कम से कम 7 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से आप लोग टॉप ड्रेसिंग करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें भी आप इतना यूरिया इस्तेमाल करें। जो किसान भाई रोपाई के समय में जिंक नहीं डाल पाते हैं और बाद में चलकर आप लोगों की फसल के ऊपर जिंक की कमी के लक्षण आप लोगों को दिखाई देते हैं किसान भाइयों, तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है, उस टाइम पर आप लोगों को 1:5 अनुपात के रेशो में 1 अनुपात जिंक सल्फेट और 5 अनुपात आप लोगों का यूरिया, इस तरीके से घोल बना करके 1 हेक्टेयर में 700 से 800 लीटर पानी में ये मात्रा लगा करके 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम आप लोगों का यूरिया, इतनी मात्रा आप लोगों को 1 हेक्टेयर में लगेगी। तो इस तरीके से यदि आप लोग स्प्रे करेंगे तो जिंक के जो लक्षण होते हैं किसान भाइयों, उनसे भी वो भी आप लोगों की जिंक की कमी पूरी हो जाती है। इसके बाद किसान भाइयों आती है बात जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन पे जब धान आता है आप लोगों के जहन में क्या आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि धान बहुत ही सबसे ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है किसान भाइयों कि धान को बहुत ज़्यादा पानी कि पानी बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए, ऐसा भी कोई बात नहीं है। किसान भाइयों, धान में नमी पर्याप्त रहनी चाहिए। यदि धान के खेत में नमी बराबर बनी रहेगी, नमी कम नहीं होने देंगे, तो आप जो खड़ा पानी हो जाता है खेत में, उससे ज़्यादा आप लोग उत्पादन ले सकते हैं, उतने के बराबर तो आप लोग ले ही सकते हैं। तो इसलिए यदि बरसात नहीं हो रही है, 15-20 दिन के अंतराल पर बरसात आप लोगों के बरसात के मौसम में नहीं होती है, तो किसान भाइयों आप लोगों ने पानी धान में लगाना चाहिए। यदि बरसात 8वें-10वें दिन अगर हो रही है तो पानी लगाने की बरसात के मौसम में किसान भाइयों आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जिस टाइम पर आप लोगों के धान का फ्लावरिंग स्टेज आती है, फूल की अवस्था आती है, उस टाइम पर पानी की सबसे ज़्यादा किसान भाइयों आवश्यकता होती है। उस टाइम पर कम से कम आप लोगों को 3 इंच पानी अपने खेत में खड़ा रखना चाहिए। 3 इंच पानी यदि आप लोग अपने खेत में खड़ा रखेंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को धान का जो पैनिकल इनिशिएशन होता है, बाल बाहर निकलती है, तो वो बहुत अच्छे से बाल बाहर निकलेगी और जो दाना सेट होता है, ग्रेन फिलिंग होती है, तो उसमें दाना भी अच्छी तरीके से सेट होगा और आपको उत्पादन में वृद्धि होगी।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, फुलैना फैजाबाद के हरिकेश सिंह ने, आपने गन्ने की फसल में लगने वाली बीमारियों के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस देश में भारत हमारा देश है और गन्ना इसकी प्रमुख फसल है। इस गन्ने से हम लोग चीनी बनाते हैं और मोलेसेस के द्वारा अल्कोहल भी बनाया जाता है। ये चीनी की जो इंडस्ट्री है वो कॉटन या कपास की इंडस्ट्री के बाद आती है और इस इंडस्ट्री से लगभग करीब 50 लाख किसान आश्रित हैं, इस पे कार्य करते हैं और इनकी रोजगारी चलती है। इस फसल में अगर बीमारी लग जाए तो इस फसल को बहुत नुकसान होता है और बीमारियों से लगभग 20% के करीब उपज का नुकसान होता है। ऐसी बीमारियों का निदान करना आवश्यक है। सबसे प्रमुख बीमारी जो गन्ने की है वो है रेड रॉट। इसे हिंदी में हम लोग लाल सड़न रोग या काना रोग भी कहते हैं और ये रोग इतना भयंकर है कि बरसात के महीने में ये शुरू होता है और 2-3 पौधे या जो किसान इसके गन्ने के जो थान हैं वो उससे ग्रसित होते हैं और वहाँ से फिर ये रोग जो है फैलता है और 2-3 महीने में ये पूरी फसल जो है गन्ने की वो तबाह हो जाती है और इसमें एक भी गन्ना ऐसा नहीं मिलता है जिसे हम चीनी मिल में भेज सकें। ये रोग अगर पहचानने के लिए किसान अगर अपने गन्ने की फसल के पास जाएं तो देखेंगे कि इसकी पत्तियां जो हैं वो सूख जाती हैं और जो तना है गन्ने का वो बदरंग हो जाता है, लाल हो जाता है और उसके बाद अगर उसको गन्ने को हम फाड़ें चाकू से तो उसमें जो है लाल जो सड़न एक दिखाई देती है और बीच बीच में सफ़ेद जो है ये धब्बे होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं और उसको सूंघें तो सिरके की गंध आती है। और ऐसे रोग अगर इस तरह के ग्रसित गन्ने दिखाई पड़ें तो उनको शुरू में ही जब 2 या 3 पौधे इस तरह के हों तो उनको जो है उखाड़ देना चाहिए और उखाड़ कर गड्ढे में दबा दें या जला दें। और इसके बाद जो दूसरी बीमारी है वो है स्मट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मट और हिंदी में इसको कंडुआ रोग कहते हैं। इसमें जो रोग की खास पहचान ये है कि गन्ने के जो ऊपरी भाग है या अग्रभाग है वहाँ से एक काला कोड़ा बनता है और ये कोड़ा जो है इसमें बहुत सारे अरबों की संख्या में इसमें बीजाणु होते हैं उस फफूंद के जो कि हवा के द्वारा फैलते हैं और फिर दूसरे स्वस्थ गन्नों को ग्रसित करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी जो बीमारी है वो है फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा के द्वारा, जिसे हम ग्रासी शूट डिजीज़ कहते हैं या घासी प्ररोग कहते हैं। और ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा है। COS 767 एक गन्ने की प्रजाति है जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती है और वहाँ उस प्रजाति में ये रोग बहुत लगता है। ये भी जो है बीज के द्वारा ये फैलती है और साथ में एक लीफ हॉपर है डेल्टोसोफेलिस वुल्गेरिस, इसके द्वारा ये बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। और विषाणुओं द्वारा जो सबसे मुख्य बीमारी है वो है येलो लीफ डिसीज़, जिसमें पत्तियां पीली हो जाती हैं। उसकी जो मिडरेब है, जो मध्य शिरा है, वो पीली और उसके जो लेमिना है वो हरा रहता है और ये धीरे धीरे इसमें पत्तियां सूखने लगती हैं जिससे कि उपज में बहुत नुकसान होता है। ये सभी बीमारियों का हमें निदान भी ढूंढना है
और जैसा कि अन्य बीमारियों में होता है कि हम रसायनों का जो है स्प्रे करते हैं या उनको डालते हैं, इस तरह से गन्ने में नहीं किया जाता, क्योंकि गन्ने की जो तना है उस पर मोम या वैक्स की एक लेयर होती है, तय होती है, जिसके कारण जो घोल बनता है पानी में रसायनों का वो अंदर तक नहीं जा पाता है। तो इसके लिए हमारे संस्थान में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, एक मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट यूनिट ये बनाई गई है। और इसमें गन्ने के जो बीज होता है, जब ये इसका हम संवर्धन करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, उसके पहले हम एक न्यूक्लियस सीड को या ब्रीडर सीड को एक छोटी सी मात्रा में होता है, उसको हम इसको गर्म करते हैं, जैसे या मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट यूनिट में इसको हीट किया जाता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो 54 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं और उसको 2.5 घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद मशीन को बंद कर देते हैं और जो भी गन्ना है उसको हम फिर उसे पानी डाल के उसको ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि उनकी जो बड्स हैं या कलिकाएँ हैं वो सूखें ना। और उसके बाद जो है हम गन्ने को 3 आँख वाले गन्ना या 1 आँख के गन्ने के काट के उसको बो देते हैं। और इस तरह से जो फसल तैयार होती है उसको हम ब्रीडर सीड बोलते हैं या प्रजनक सीड बोलते हैं। और ये बीज जो है प्रजनक बीज, उसके बाद फिर हम उसको गर्म नहीं करते हैं और उसको फिर सामान्य विधि से उसको दूसरी फसल लेते हैं, और जो दूसरी फसल उसके बाद तैयार होती है उसको हम फाउंडेशन सीड कहते हैं। ये फाउंडेशन सीड एक बीज उत्पादन की पहले क्रम में आता है, पहले स्टेज है। और उसके बाद फाउंडेशन सीड के बाद जो फसल तैयार होती है फिर हम उसको सर्टिफाइड सीड कहते हैं या फिर फील्ड लेबल्ड सीड कहते हैं, जिसे किसानों को दिया जाता है। ये फील्ड लेबल्ड या सर्टिफाइड सीड जो हम इसको बनाते हैं, इसको सीड प्रोडक्शन एजेंसी द्वारा ही बनाया जाता है और इसको जो है सरकार द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। लेबल सीड है, इसको किसान उगा सकते हैं और ये ऐसा जो बीज होता है वो रोग रहित होता है, इसमें रोगजनक मौजूद नहीं होते हैं और ऐसे बीज से हम 5 साल तक फसल ले सकते हैं। इसके 5 साल के बाद हम फिर से दोबारा ये सर्टिफाइड सीड या फील्ड लेवल सीड लेके अपनी फसल को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी फलक प्राप्त करने हेतु लीची के रोपण पर जानकारी। ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन पर तकनीकी जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।